नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अरिंजा सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अक्टूबर 2022 के मौसम की। तो ये आप देखिए, जो सैटेलाइट इमेज से शुरुआत करते हैं। तो भारत की जो सैटेलाइट इमेज है उसमें अभी जो बादलों की स्थिति है, वो बादल केवल अभी दो ही क्षेत्रों में अधिक है। एक तो उत्तर भारत में थोड़ा थोड़ा यानी कि छा रहा है धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत से ज्यादा अभी तो। हालांकि ये अफगानिस्तान के इलाके में, पाकिस्तान के उत्तरी इलाके में अभी ज्यादा है। धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ अभी बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में एक पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसके चलते ये हो रहा है। और यहाँ दूसरा है कि दक्षिण भारत में भी बादल छाना शुरू हो चुके हैं। रायलसीमा, तमिलनाडु और दक्षिणांतरी कर्नाटक के कुछ इलाकों तक, और दक्षिणी तेलंगाना में हल्के बादल है। पर नाडु के कुछ इलाके और रायलसीमा में ज्यादा है। और बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों में बादल है, क्योंकि एक ट्रफ रेखा अभी यहाँ पर जा रही है। यानी कि इस एरिया में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, ये इसी के चलते हो रहा है। और जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, कि इस प्रकार जो उत्तर पूर्वी मानसून सेटिंग जो होने वाला था, उत्तर पूर्वी हवाएं वो अभी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और इन हवाओं के चलते ही ये टफ रेखा, या सॉरी टफ रेखा बोल रहा हूँ, ये बादल बने हुए हैं, हवाएं और टफ रेखा दोनों के चलते। क्योंकि अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगी टफ रेखा को, तब भी बादल नहीं छा पाएंगे। यानी कि हल्का ट्रफ रेखा है, ट्रफ रेखा उतना अहम रोल प्ले नहीं करेगा। ट्रफ रेखा नहीं भी होती तब भी ये जो हवाएं हैं वो यहाँ पर यानी कि बादलों को लाने में सक्षम है, क्योंकि लगातार ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी लेकर उत्तर पूर्वी हवाएं पहुंच रही है, ये कहीं ना कहीं जो है काफी अहम रोल प्ले कर रही है। और अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर दस्तक दे देगा। यहाँ पर आप जो मौसम विभाग का प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन्स आर लाइकली टू कमेंस ओवर साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया अराउंड 29 अक्टूबर 2022। मतलब कि आज 28 है, कल 29 तारीख है, यानी कि जिसका अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 तारीख के वेदर फोरकास्ट की। तो कल यानी कि 29 तारीख को जो मौसम विभाग के जो फोरकास्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी मानसून मतलब दस्तक दे देगा, जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ जहाँ पर जैसे जहाँ जहाँ पर इसका मेन इफेक्ट होता है, जैसे तमिलनाडु, फिर रायलसीमा और दक्षिणांतरी कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, और यानी कि और तेलंगाना के कुछ दक्षिणी इलाकों में जो होता है वहां पर यानी कि दस्तक दे देगा। और तमिलनाडु का तो आपको पता है कि 60% जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते ही होता है। और दूसरा ये, आप आईएमडी का सब डिवीजन वार्निंग अभी देखिए, तो पूरे भारत में कोई भी अभी फिलहाल वार्निंग बना हुआ नहीं है। केवल और केवल तीन ही जो मीटेरोलॉजिकल सब डिवीजन है वहां पर वार्निंग है, जो कि है कोस्टल आंध्र प्रदेश में है अभी। यानी कि हेवी रेन का वार्निंग यहाँ पर वॉच बना हुआ है। मतलब कुछ समय के लिए यानी कि भारी बारिश हो सकता है, एकदम भी भारी बारिश नहीं होगा। नहीं तो जो आपका अलर्ट या वार्निंग रहता वैसा कुछ नहीं है। पर हाँ, बारिश होगी। और तमिलनाडु में भी है और केरला में भी है, यानी कि इन इलाकों में जो यानी कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट यानी कि सबसे कम होता है, यानी कि वेदर एक्टिविटी होगी पर उतनी भी ज्यादा नहीं होगा। अगर जो ऑरेंज वार्निंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अलर्ट है ये तो वॉच होता है इसको, यानी कि वॉच कहते हैं। और अलर्ट अगर होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, तब आप कुछ मॉडरेट वेदर एक्टिविटी कुछ जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ भारी बारिश हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। पर अम, अम, अगर वार्निंग इशू होता है, वार्निंग अर्थात यानी कि काफी भीषण मूसलाधार बारिश या मूसलाधार जो भी यानी कि वेदर एक्टिविटी, जैसे हीट वेव में अगर वार्निंग रहता है, तो यानी कि जबरदस्त हीट वेव रहता है, यानी कि काफी ज्यादा जब तापमान बढ़ जाते हैं तो उस समय वार्निंग रहता है, यानी कि काफी सीवियर वेदर एक्टिविटी जब होता है उस समय। तो ये हुई यहाँ की बात। अभी हवाओं की स्थिति में देखते हैं, तो मैं शुरुआत उत्तर भारत से ही लेते हैं। तो उत्तर भारत में अभी पहाड़ों में जो है एक यानी कि वेदर एक्टिविटी अब शुरुआत इसकी होने वाली है। फिलहाल तो पहाड़ों का मौसम शुष्क है, पर आगे वेदर एक्टिविटी क्रम में है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि बना हुआ है अभी, लगभग यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। और थोड़ा सा यानी कि पीछे हो सकता है, पर मैक्स टू मैक्स इसी एरिया में, यानी कि ये थोड़ा उत्तरवर्ती मैंने बना दिया, यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर ये बना हुआ है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये भारत की तरफ मूव करेगा। नहीं, 24 घंटों के दौरान हो सकता है कि ये यहाँ आ जाए।
फिर उसके 24 घंटों के बाद ये गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में दस्तक दे देगा। और ये जो है उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, हल्की से मध्यम बर्फबारी या बारिश गतिविधियां पहाड़ों में दिखेगी। ये वाला जो पश्चिमी विक्षोभ चला जाएगा उसके पश्चात एक अत्यंत ही जो है सशक्त पश्चिमी विक्षोभ भारत में दस्तक देगा, पहाड़ों में दस्तक देने वाला है। और इसके चलते पूरे पहाड़ों में जो है कई इलाकों में भारी स्नोफॉल की गतिविधियां, बर्फबारी हो सकती है। और उसके बाद जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू होंगी पूरे भारत में, यानी कि तेलंगाना तक ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चलेंगे वो यानी कि तापमान गिरा देंगे, यानी कि पंजाब से लेकर के तेलंगाना और हो सकता है उत्तरांतरी कर्नाटका तक अगर हवाएं यानी कि शुष्क हवाएं ऐसे ये हवाएं पहुंच जाती है यहाँ तक आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके। हालांकि आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून ज्यादा स्ट्रांग है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आएंगी जो कि ठंडी नहीं होती है लेकिन नमी युक्त होती है। तो ये अगर शुष्क हवाएं जिन जिन इलाकों तक भारत में पहुंचेंगी उन सारे इलाकों में इस कूलिंग इफेक्ट अवश्य होगा स्नोफॉल के पश्चात, जो कि होता है, और सर्दियों की जो औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। तो और फिर यानी कि पहाड़ों में अभी धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। आप कल देखिए 29 तारीख को भी वेदर एक्टिविटी आप देखेंगे तो नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ हालांकि थोड़ा आगे आया है, वो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। जो तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में कुछ हल्की फुल्की बर्फबारी वगैरह शुरू हो चुके हैं। तो इसके बाद ये धीरे धीरे 30 तारीख को इन इलाकों में, इन सारे इलाकों में थोड़ी बर्फबारी बढ़ेगी। और 30 तारीख को यानी कि काफी रैपिडली मूव करता हुआ पश्चिमी विक्षोभ जो 30 तारीख के रात तक पूर्वी पाकिस्तान में दस्तक पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि 31 तारीख सुबह होते होते गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में ये पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे दे, यानी कि बादल छाना शुरू हो जाएगा, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बर्फबारी 31 तारीख के सुबह से ही शुरू हो सकती है। और 31 तारीख रात होते होते पश्चिमी विक्षोभ पूरा यानी कि भारत के ऊपर आ जाएगा और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इंड्यूज होगा इसके प्रभाव के चलते यहाँ पर विकसित हो जाएगा। और बर्फबारी कुछ ना कुछ शुरू शुरू हो जाएगी 31 तारीख से, जो कि 1 तारीख तक जारी रहेगी। और 1 तारीख को और भी इलाकों में फैल सकता है। फिर जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा 2 तारीख को थोड़ा कम रहेगा, पर 2 तारीख रात के बाद एक बार फिर वेदर एक्टिविटी में वृद्धि होना शुरू होगी। दूसरा सशक्त वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आएगा, देख सकते हैं। फिर 3 तारीख और 3-4 तारीख को यानी कि थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा पश्चिमी विक्षोभ, उतना इसका रैपिड मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि बड़ा वेदर सिस्टम है। इसी के चलते बर्फबारी कंटिन्यू रहेगी। और ये जो बर्फबारी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी 3-4-5-6 इस समय दिख सकती है। और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी होगी, पंजाब और हरियाणा के तराई के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों तक बारिश दिखेगी। उसके बारे में आपको अभी आगे अवगत कराता रहूंगा। तो फिलहाल यानी कि अभी पहाड़ों में कुल मिलाकर कहें तो वेदर एक्टिविटी अभी बढ़ेगी, पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा इसके चलते। शेष मैदानी इलाकों में तो अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है वो पहले से तो वीक हुई है अभी। और कोई वेदर सिस्टम फिलहाल तो प्रमुख बना हुआ नहीं है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ तो काफी वीक हो चुका है, क्योंकि अभी अगले वैसे भी 24 से 48 घंटों के दौरान एक चक्रवातियों का क्षेत्र या 48 से 72 घंटों के दौरान कम से कम विकसित हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध के इलाके में विकसित होगा। पर अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाएं कुछ ना कुछ चल रही है। अब देखिए 30 तारीख को भी हवाएं इस प्रकार चलेंगे, यानी कि यहाँ पर आप एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर ये हवाएं हैं और यहाँ पर एंटी साइक्लोन है, ये पश्चिमी राजस्थान में। और ये हवाएं पूरे मध्य भारत तक एकदम जारी है। तो पर ये एंटी साइक्लोन कम से कम 31 या 1 तारीख होते होते यहाँ से हट जाएगा। अ, और हो सकता है कि जो एक रिज के उसमें यानी कि हाई प्रेशर जो ट्रफ है इसके जो है स्थिति में ये मध्य भारत की तरफ चले जाए, पर उत्तर भारत से हट जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर हवाएं काफी ज्यादा उत्तर भारत में कम से कम 31 या 1 तारीख से बदल जाएगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं रुक जाएगी। फिलहाल तो उत्तर पश्चिमी हवाएं कुछ ना कुछ चल रही है, इतनी स्ट्रांग नहीं है पर तब भी चल रही है। और दिन हल्का गर्म बना रहेगा, रात ठंडा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में दिन स्पेशली ज्यादा गर्म रहेगा, यानी कि कहीं कहीं पर जैसे सीकर वगैरह में जो है काफी ठंडा मौसम हो चुका था, जो कि 10-11 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। तो उस प्रकार की स्थितियां कहीं कहीं पर दिख सकती है, जो कि राजस्थान के जो रेगिस्तानी यानी कि कुछ इलाकों में जहाँ पर यानी कि दिन तो गर्म यानी कि जल्दी हो जाता है और रात भी काफी जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो रेत होता है वो काफी जल्दी जो है हीट अप भी हो जाता है और हीट को रिलीज भी कर देता है, तो इसी की वजह से ये होता है। तो उत्तर भारत में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा फिलहाल तो, वो जो मैदानी इलाकों में। और
पूर्वी भारत में तो भी ज्यादातर इलाकों में ही मौसम शुष्क रहेगा। हो सकता है कि ये जो आपका सिक्किम है और पश्चिम बंगाल के सब हिमालयन एरियाज में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर काफी ज्यादा या हल्की बारिश की गतिविधियां दिख जाए। इससे अधिक नहीं होगा। और उत्तर पूर्वी राज्य भी लगभग शुष्क रहेंगे, केवल कुछ एक इलाकों में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके और जो एनएमएमटी का ये जो इलाका है, स्पेशली जो मिजोरम का एरिया है, मिजोरम और मणिपुर के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ये दिख सकती है और त्रिपुरा तक भी जा सकती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी आ सकती है। शेष सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे और मेघालय असम सारे इलाके और बिहार और झारखंड शुष्क बना रहेगा, उड़ीसा शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है पूरे इस इलाके तक अभी पहुंचेंगी। अभी तो फिलहाल क्योंकि शाम का समय है तो बंद है। यहाँ से आती हुई जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो अभी यहाँ पहुंचेंगी और उड़ीसा पश्चिम बंगाल को पार करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हुए तमिलनाडु की तरफ जाएगी। तो वो तो अलग है, पर यहाँ पर शुष्क हवा पहुंचेगी। और मध्य भारत की तरफ चले तो छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना रहेगा, पूर्णतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है ऐसे ही ये जो है रिकर्व करती हुई जो यहाँ है ये यहाँ से देखिए ऐसे रिकर्व करती हुई छत्तीसगढ़ और विदर्भ पे और मध्य प्रदेश का भी मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे यानी कि हवाएं रिकर्व करती हुई ये उत्तर पूर्वी दिशा से, यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं ही हैं कि उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा से इनका प्रभाव रहेगा। शुष्क हवाएं रहेंगे। दिन हल्का गर्म बना रहेगा, रात कंफर्टेबल रहेगा। हल्की सर्दी रात में जो है बनी रह सकती है। और अभी उतनी भी कड़ाके की सर्दी यहाँ पर नहीं आई है। अभी कड़ाके की सर्दी कम से कम है जो पश्चिमी विक्षोभ जब चले जाएगा नवंबर, कम से कम 6 तारीख तक तो ये काफी आगे निकल जाएगा। हो सकता है नवंबर 7-8 तारीख के बाद क्या होगा। अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं कम से कम यहाँ पर भी 1-2 तारीख से मन पड़ना शुरू हो जाएंगी। हवाएं उतनी तेज नहीं रहेंगी और डिस्टर्ब हो जाएंगी, पर 6-7 तारीख से एक बार फिर हवाएं ऐसे चलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है एंटी साइक्लोन महीना बने, पर हवाएं ऐसे एक बार फिर इन सारे इलाकों में चलना शुरू हो जाएगी। और यानी कि तेलंगाना तक, तेलंगाना में भी फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क ही बना रहेगा तेलंगाना में। यहाँ पर भी कुछ उत्तरी हवाएं पहुंच सकती है। तो ये हवाएं पूरे तेलंगाना तक उस समय ऐसे पहुंचेंगी, छत्तीसगढ़ विदर्भ को पार करती हुई उड़ीसा तक। तो ये इन सारे इलाकों में तापमान में गिरावट होगी, उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत उत्तरी इलाकों तक। और सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी। कम से कम हो सकता है उत्तर भारत के कुछ इलाकों में कड़ाके की जो सर्दी है उसकी शुरुआत हो जाए, यानी कि कम से कम जो रात का तापमान काफी यानी कि सर्द हो जाए। फिर धीरे धीरे और आगे जब बढ़ेंगे, नवंबर सेकंड वीक होते होते, नवंबर के सेकंड हाफ होते होते कम से कम दिन का तापमान भी गिरने लग जाएगा, तो जो नॉर्मल होता है। और गुजरात में अभी दिन बेहद गर्म बना रह सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान जैसा, जो 36 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। पर ये भी अभी धीरे धीरे, अभी कम से कम नवंबर की 7 तारीख होते होते अब देखिए तापमान धीरे धीरे जो कच्छ का एरिया, सौराष्ट्र का एरिया, यहाँ पर धीरे धीरे 1-2 डिग्री होते होते कम होने लग जाएगा। पश्चिमी राजस्थान पहले ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे गुजरात भी ठंडा होने लग जाएगा। महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क बना रहेगा यहाँ, और मुंबई वगैरह का भी मौसम यहाँ पर अभी पूरी पूरी तरह यहाँ शुष्क रहेगा, कोई उधर एक्टिविटी खास नजर नहीं आ रही है। तो अभी चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में अभी तो वेदर मॉडल तो नहीं दिखा रहा है तेलंगाना में। अब देखिए वेदर एक्टिविटी, फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी तेलंगाना में नहीं दिखा रहा है। पर यहाँ पर क्योंकि वेदर मॉडल ड्राई दिखाए, तब भी जो है संभावना कुछ ना कुछ बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए नमी वाली हवाएं इस तरफ से तेलंगाना में से प्रवेश कर रही है। प्रेशर कंडीशंस भी थोड़ा लो है, तो इसलिए तेलंगाना में, सॉरी तेलंगाना बोल रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा गतिविधियां भी हो सकती है। हल्की बारिश या मध्यम बारिश भी हो सकती है, जो श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा सारे इलाकों में हो सकता है कि दक्षिण उड़ीसा के एक आध इलाकों में, जो ब्रह्मपुर वगैरह में हो जाए बारिश, अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ नमी आ जाती है। और रायलसीमा में तो संभावना ज्यादा है ही है, जो विजयवाड़ा और यहाँ पर इन सारे इलाकों में नेल्लोर तक बारिश तो होगी ही। और वेदर मॉडल की भी माने और अभी स्थितियां भी नजर आ रही है कि नेल्लोर और यानी कि तिरुपति, चेन्नई, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश इस इलाकों में शुरू हो चुकी है और आगे भी क्रम में है। यहाँ पर ट्रफ रेखा क्योंकि ऐसे बनी हुई है और लगातार उत्तर पूर्वी हवाएं ऐसे चल रही है। और एक जल्द ही एक बंगाल की खाड़ी में, अगर मैं बादलों की स्थिति में आपको दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर
कुछ बादल बंगाल की खाड़ी में बनते हुए इस एरिया में नजर आ रहे हैं, अंडमान निकोबार के ये जो पूर्व के एरिया है। तो यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा। और अभी तो फिलहाल तो तमिलनाडु, दक्षिणांतरी कर्नाटका, यहाँ पर कल उत्तर पूर्व मानसून दस्तक दे देगा सारे इलाकों में। तमिलनाडु, दक्षिणांतरी कर्नाटका, अभी जिन इलाकों में बारिश जहां तक हो रही है, कल और आगे बढ़ जाएंगी। पूरे बैंगलोर, चामराजनगर, इन सारे इलाकों में, पूरे तमिलनाडु में बारिश होगी। और आंध्र प्रदेश के भी और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। क्योंकि लगभग पूरा कर्नाटका को कल कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी से कवर हो सकता है। उत्तरांतरी कर्नाटका तक बादल छा सकते हैं, तेलंगाना में नहीं होंगे, क्योंकि तेलंगाना में जो शुष्क हवाएं आएंगी, यहाँ से जो हवाएं आप देखिए, अगर तेलंगाना में हवाएं ऐसे पहुंचती बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ऐसे, तब वेदर एक्टिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। अभी हवाएं ये ऐसे आ रही है, यहाँ पर शुष्क हवाएं यहाँ तक पहुंच रही है, तो वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। केरला और तटीय कर्नाटका में हल्की बारिश होगी 30 तारीख से। 29 तारीख की रात या 30 तारीख से केरला और तटीय कर्नाटका में बारिश बढ़ सकती है, क्योंकि एक ट्रफ रेखा अभी अंदर में फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर तो अरब सागर से कुछ नमी वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं ऐसे जो आ रही है, इन ये दोनों यहाँ पर पहुंच सकती है। और इन दोनों के चलते बर्फ की गतिविधियां केरला और तमिलनाडु के कुछ इलाके, तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम शुरू हो जाएगी। जो चक्रवातियों का क्षेत्र मैं बोल रहा हूँ बनेगा, वो धीरे धीरे आगे मूव करेगा। मूव करता हुआ 31 तारीख से जो है, कम से कम ये अब देखिए ऐसे ही मूव करेगा। और एक ट्रफ रेखा यहाँ पर ऐसे बनेगी। ये यहाँ पर ये हो सकता है कि एक लो प्रेशर का रूप भी ले ले, फिलहाल की स्थिति ऐसे जो लग रही है, लो प्रेशर का भी रूप ले सकता है, इससे ज्यादा सशक्त नहीं होगा। और ये हल्की से मध्यम बारिश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों में 31 तारीख से शुरू कर देगा। 31 तारीख के जो है शाम रात से हो सकता है कि कुछ इलाकों में तमिलनाडु के और रायलसीमा के भारी बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाए यहाँ पर। और उत्तर पूर्वी हवाएं इस सिस्टम के जाने के बाद भी, यानी कि और भी जो है तेज हो जाएंगी। सिस्टम जो है एक बार यानी कि 31 को दस्तक दे देगा, और 1, 2, 3, 4 तारीख तक इसका कुछ ना कुछ प्रभाव दिखता रहेगा। और एक चक्रवाती की तरफ परसिस्ट कर सकता है 5, 6 तारीख तक भी। 6 तारीख के बाद हटेगा, और नवंबर की शुरुआती दौर में हवाएं, उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वो और भी तेज हो जाएंगी। कल से ही तेज होना शुरू हो जाएंगी। आज जितनी इनकी स्पीड है, कल से भी यहाँ पर और भी तेजी से हवाएं पहुंचना शुरू होगी, और बारिश की गतिविधियां भी बढ़ जाएगी। तो तो ये रहेगा भारत का मौसम। यानी कि अभी केवल और केवल दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी जो पहाड़ों में स्पेशली बढ़ना शुरू होगी 2-3 दिनों के बाद। और उत्तर पूर्वी राज्यों के बस कुछ एक इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। और शेष भारत के अभी फिलहाल किसी भी इलाके में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। तो ये है भारत का अभी का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते हैं मेरे चैनल को। जय जय भारत।